हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने बेसिकली सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 को कवर अप किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि कवर अप करेगा हमारा सेक्शन नंबर 4 से लेकर सेक्शन नंबर 11 तक। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेक्शन नंबर 4 टू सेक्शन नंबर 11। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि बात करेगा चैप्टर नंबर 3। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 हमारा बेसिकली बात करेगा क्या, किसी भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की या किसी भी ऐसे ऑफिशियल की, किसकी बात करेंगे, उसकी पावर की और उसकी ड्यूटीज़ की। तो देख लेते हैं हेडिंग क्या लिखी है। चैप्टर नंबर 3, पावर्स, ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की, किसी भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज और पावर के बारे में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा इसके अंदर हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 4 से लेकर सेक्शन नंबर 11 तक। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 क्या कहता है, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। मतलब जो भी जानकारी हमारे पास है, हम वो किसको मुहैया करवाएंगे, किसको प्रोवाइड करवाएंगे, किसी भी प्रोटेक्शन ऑफिसर को। और जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेंट है, उसकी क्या क्या लाइबिलिटी है, क्या क्या उसकी लाइबिलिटी है, क्या क्या उसके ऊपर हम लाइबिलिटी इंपोज नहीं कर सकते, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 4 के अंदर। सब सेक्शन 1, any person who has reason to believe that an act of domestic violence has been or is being or likely to be committed। किसी भी ऐसे आदमी के पास ये जानकारी है कि या तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया हो, या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट होने वाला हो, या उसके पास उस डोमेस्टिक वायलेंस के होने की कोई जानकारी हो, तो क्या होगा, वो मे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट टू कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो वो कंसर्न आदमी उस डोमेस्टिक वायलेंस की जानकारी उस कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा। सिंपल सी बात है। मतलब अगर हमारे पास कोई जानकारी है किसी डोमेस्टिक वायलेंस की, किसी घरेलू हिंसा की, तो हम उसकी जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र किसको देंगे, किसको देंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर को। और यहाँ पर मे है, शैल नहीं है। तो यदि चाहे तो दे सकता है, वरना नहीं देगा। अब अगर सबसेक्शन 2 की हम बात करें, तो इसमें यह कह दिया गया कि भैया जो इन्फॉर्मेंट है, जो जानकारी दे रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। नो लाइबिलिटी, नो सिविल क्रिमिनल शैल बी incurred by any person for giving information in a good faith for a purpose of subsection। मतलब यदि किसी आदमी ने गुड फेथ के अंदर कोई जानकारी दी है, लेकिन वो जानकारी क्या निकल गई, गलत निकल गई, वो इन्फॉर्मेशन क्या निकल गई, गलत निकल गई। तो अगर वो आदमी, उस आदमी ने वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन गुड फेथ में दी है, अपनी सूझबूझ के अनुसार दी है, सारी छानबीन करके दी है, लेकिन फिर भी अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाती है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, उसके ऊपर किसी तरीके की लाइबिलिटी नहीं होगी, किसी तरीके का उसके ऊपर सिविल चार्ज नहीं लगेगा, किसी तरीके का उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। तो सिर्फ यही बात कहता है हमारा सेक्शन नंबर 4। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है। ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किसकी ड्यूटीज, किसी भी पुलिस ऑफिसर की, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की और किसी भी मजिस्ट्रेट की। इनकी हम क्या देखेंगे, इसके अंदर ड्यूटी देखेंगे, देख लेते हैं। अब पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, service provider, magistrate who has received complaint of domestic violence or is otherwise present at the place of incident of domestic violence, or when the incident of domestic violence is reported to him, he shall inform the aggrieved person। मतलब क्या बोल दिया गया, कोई भी पुलिस वाला हो, कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी मैजिस्ट्रेट साहब ही क्यों ना हो, यदि उनको किसी डोमेस्टिक वायलेंस होने की जानकारी प्राप्त हुई हो, हु हैज रिसीव कंप्लेंट,
उसकी कंप्लेंट मिली हो, या फिर जब वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था वो उस समय पर इन चारों में से कोई भी कंसर्न ऑफिसर वहां पे मौजूद हो और इज अदरवाइज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर व्हेन द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज रिपोर्टेड टू हिम, जब उसको उसकी जानकारी मिल गई हो, तो क्या होगा, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी मजिस्ट्रेट जिसको ये जानकारी मिली है वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा किसको, एग्रीव पर्सन को। और एग्रीव पर्सन कौन होगी इस केस में, महिला होगी जिसके साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। यहां तक बात समझ में आती है। अब वो क्या इन्फॉर्म करेगा, अब वो क्या क्या उसको इन्फॉर्म करेगा उस महिला को, ये भी देख लेते हैं। ऑफ हर राइट्स to make an application for obtaining a relief by way of protection order। कोई भी पुलिस वाला हो, कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी मजिस्ट्रेट हो, यदि किसी कंप्लेंट के थ्रू या खुद संज्ञान लेते हुए अगर उन्होंने उस मामले को देखा है तो वो उस एग्रीव महिला को क्या करेंगे, उसके अधिकारों के बारे में अवगत करेंगे। और कौन से अधिकार, कि भैया आप उस रिस्पोंडेंट से थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रिलीफ रिलीफ क्लेम कर सकती हो। लेकिन वो कैसे होगा, जब आपके पास एक प्रोटेक्शन ऑर्डर आएगा उसके बाद। क्या लिखा, ऑफ हर राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ रिलीफ, कि आप रिलीफ भी क्लेम कर सकते हो थ्रू प्रोटेक्शन ऑर्डर। एंड ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ, आप कुछ वित्तीय रिलीफ भी ले सकती हो। कस्टडी ऑर्डर, अगर आपका कोई बच्चा बच्चा है या कुछ और आप चाहते हो तो उसका कस्टडी भी आप ले सकते हो। रेजिडेंस ऑर्डर, आप उस प्रॉपर्टी में रहने का ऑर्डर भी ले सकते हो। कंपनसेशन ऑर्डर, कंपनसेशन भी ले सकते हो। या फिर इन इन सब में से किसी का कॉम्बिनेशन, मतलब मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी रिलीफ, कंपनसेशन, ये सब भी एक साथ भी ले सकते हो। और मोर देन वन सच ऑफ ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, खाली एक नहीं, इनका कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हो। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी मजिस्ट्रेट उस महिला को क्या बताएगा कि ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कि आपके पास जो अपॉइंट किया गया सर्विस प्रोवाइडर है उसकी ये सर्विस आप उससे प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर, कि आप इस मामले में अपनी सहायता के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर्विस भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट डी, ऑफर राइट्स टू फ्री लीगल सर्विसेज अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। यदि किसी मजिस्ट्रेट को, पुलिस वाले को लगता है कि ये अपनी कानूनी सहायता नहीं कर सकते तो वो उसको उसके अधिकारों के बारे में बताएंगे कि आपके पास ये अधिकार भी है। एग्रीव पर्सन के पास, महिला के पास ये अधिकार भी है क्या, कि वो फ्री लीगल सर्विस भी ले सके। किससे लेंगी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत लेगी। यहां तक कि हमें बात क्लियर है। अब हम देखते हैं पॉइंट डी, of her right to file complaint under 498A of IPC wherever relevant। और अगर किसी पुलिस वाले को, किसी मैजिस्ट्रेट को, किसी सर्विस प्रोवाइडर को, किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये लगता है कि इस महिला का जो मामला है, इस महिला का जो केस है वो 498A में भी फॉल होता है आईपीसी के, तो वो उसमें भी केस फाइल करवाने में उसको पूरा अवगत करवाएगी कि आपको, आपके पास ये अधिकार भी है कि आप 498 आईपीसी के अंतर्गत अपना केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन एक इसमें प्रोवाइडेड है, वो क्या है, प्रोवाइडेड दैट nothing in this act shall be construed in any manner as to release a police officer from his duty to proceed in accordance with the law upon the receipt of the information as to commission of cognizable offense। मतलब साफ साफ कह दिया गया कि भैया अगर आपके पास कंप्लेंट आ गई ना डोमेस्टिक वायलेंस की, तो आपके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा, कोई पुलिस वाला उससे मुकर नहीं सकता। सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखी ड्यूटीज किसकी, मैजिस्ट्रेट की, पुलिस ऑफिसर की, प्रोटेक्शन ऑफिसर की। अब हम देखेंगे ड्यूटीज किसकी, शेल्टर होम की। सेक्शन 6, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम। अब शेल्टर होम हम ऊपर पढ़ के आ गए हैं, हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पढ़ा है इसको, आप वहां पे जाके शेल्टर होम के बारे में पढ़ लेना।
अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ एन एग्रीव पर्सन और ऑन हर बिहाफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर request the person in charge of a shelter home to provide a shelter to her, such person in charge of a shelter home shall provide करवाना ही पड़ेगा शेल्टर टू एग्री पर्सन इन द शेल्टर होम। मतलब यदि किसी महिला, कौन महिला, एग्री पर्सन, या उस एग्री पर्सन के बिहाफ पर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर, कोई सर्विस प्रोवाइडर, क्या बोला, यदि कोई एग्री महिला या तो खुद या उसके बिहाफ पर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या उसके बिहाफ पर कोई सर्विस प्रोवाइडर, वो रिक्वेस्ट करता है किसको, जो भी शेल्टर होम का इंचार्ज होता है उसको। अगर शेल्टर होम के इंचार्ज को रिक्वेस्ट की गई किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, या किसी महिला के द्वारा जो एग्री पर्सन है, कि भैया आप इस महिला को शेल्टर प्रोवाइड करवाए, तो जो इंचार्ज होगा ना शेल्टर होम का, उसको हर हाल में शेल्टर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा उस एग्रीव वुमेन को। क्योंकि यहाँ पे लिख दिया शेल, क्या हो गया, ये मैंडेटरी प्रोविजन हो गया कि भैया तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते। यहां तक बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 7, जो कि बात कहता है मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। किसके बारे में, मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। सेक्शन नंबर 7, ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। अब ऊपर वाली बात इसमें भी अप्लाई होती है कि या तो किसी एग्रीव महिला के खुद एप्लीकेशन पर या उसके बिहाफ पर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई सर्विस प्रोवाइडर, वो क्या करेगा, वो किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में जाकर के उसके इंचार्ज को ये एप्लीकेशन देगा कि इस महिला को मेडिकल एड प्रोवाइड करवाई जाए। और जैसे ही वो एप्लीकेशन रिसीव होगी वहाँ के इंचार्ज को, मेडिकल फैसिलिटी के इंचार्ज को, तो उसको वो अपनी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। किसको, किसको, उस एग्रीव्ड वुमेन को। देख लेते हैं। इफ एन एग्रीव पर्सन और ऑन हर बिहाफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और अ सर्विस प्रोवाइडर request the person in charge of a medical facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical facility shall, यहां पर भी shall लगा दिया, मैंडेटरी प्रोविजन है, shall provide a medical aid to aggrieved person in the medical facility। मतलब उस महिला को, उस एग्रीव पर्सन को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। किसके द्वारा, मेडिकल फैसिलिटीज के द्वारा। यहां तक बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं, अभी हम इतनी देर से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भैया प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, अब ये होता कौन है, अपॉइंट कौन करेगा, तो यही बात इसमें लिख दी है सेक्शन नंबर 8 के अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। क्या लिख दिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। सब सेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट शैल, मतलब अपॉइंट करना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, किसको, प्रोटेक्शन ऑफिसर को। बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने भी नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, कौन, राज्य सरकार, अपनी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लगा करके। एज इट मे कंसिडर नेसेसरी एंड शैल ऑल्सो नोटिफाई द एरिया विद इन विच प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द पावर्स, और अपने उस नोटिफिकेशन में राज्य सरकार वो प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन से एरिया में अपना कार्यभार संभालेगा, कौन से एरिया में उसको कौन कौन सी पावर दे रखी है, वो सब भी अपनी नोटिफिकेशन में नोटिफाई करेगी, कौन, राज्य सरकार। एंड परफॉर्म द ड्यूटीज कन्फर्ड ऑन हिम बाय अंडर दिस एक्ट, ये वाली बात समझ में आती है। सब सेक्शन 2, द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एज फार एज पॉसिबल बी अ वुमेन एंड शैल पोजेस सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे प्रिस्क्राइब। क्या बोल दिया गया, जो भी प्रिस्क्राइब वो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो कौन होंगी, महिला होंगी, वुमेन होंगी। मतलब जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स राज्य सरकार अपॉइंट करेंगी वो क्या होनी चाहिए, साफ साफ कह दिया गया, महिला होनी चाहिए, और उनके पास वो सारे क्वालिफिकेशन
और वो सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं। अब वो प्रिस्क्रिप्शन तो अपने टाइम टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला होंगी और उनके पास वो पर्याप्त क्वालिफिकेशन और वो पर्याप्त एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके बाद उस महिला को एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम शैल एज सच में प्रिस्क्राइब। जो भी उस प्रोटेक्शन ऑफिसर का कार्यभार का समय होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके ऑफिस की, या उससे जो जूनियर हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उनकी, उन सब का भी जो प्रिस्क्राइब पीरियड राज्य सरकार ने तय कर रखा होगा उस तरीके से ही होगा। ये बात समझ में आती है। मतलब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने पार्ट पर उसको ऊपर नीचे कर सकती हैं, ये बात हमें समझ में आती है। अब हम देखते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि भैया ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा, महिला होगी, लेकिन उस प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, क्या उसके फंक्शन है, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 9 के अंदर। सेक्शन नंबर 9, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ किसका, प्रोटेक्शन ऑफिसर का। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में, जब ये वीडियो खत्म हो जाए, कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना कि हमें इस पॉइंट में ये दिक्कत है। मेरे हिसाब से आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होंगी, टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। कोई भी मजिस्ट्रेट है उसको असिस्ट करने का काम किसका है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का। प्रोटेक्शन ऑफिसर असिस्ट करेगा मजिस्ट्रेट को, ये उसकी पहली ड्यूटी हो गई। बी, टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट। हर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना करके किसके आगे पेश करेगा, मजिस्ट्रेट के आगे। इन सच फॉर्म, उस तरीके से, उस मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्म दे रखा है उस तरीके से। अपॉन अ रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कब बनाएगा, जब उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंप्लेंट मिलेगी किसकी, डोमेस्टिक वायलेंस की, और उसको उसकी कॉपीज फॉरवर्ड करेगा किसको, पुलिस ऑफिसर को, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, जिस एरिया में वो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जिस जुरिडिक्शन में वो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। और उसकी एक कॉपी किसको दी जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर को, जिस एरिया में, जिस जुरिडिक्शन में वो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है। मतलब ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा, कब बनाएगा, जब उसको कंप्लेंट मिलेगी किसी डोमेस्टिक वायलेंस की, और उसको वो मजिस्ट्रेट को देगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में, और साथ साथ उस एरिया के कंसर्न पुलिस ऑफिसर के इंचार्ज को देगा, और साथ साथ उसकी एक कॉपी सर्विस प्रोवाइडर को भेजेगा जिस जुरिडिक्शन में वो डोमेस्टिक वायलेंस का कांड हुआ है। यहां तक बात समझ में आती है। पॉइंट सी, to make an application in such form and such manner as may prescribe to magistrate, if aggrieved person so desire, claiming relief for issuance of protection order। मतलब यदि कोई एग्रीव पर्सन या महिला क्या चाहती हैं, कोई रिलीफ क्लेम करना चाहती है, कोई अपना प्रोटेक्शन ऑर्डर क्लेम करना चाहती है, तो उस प्रोटेक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन किस तरीके से होगी, किस मैनर में होगी, वो सभी बनाने का काम किसका है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का है। और उसको आगे फॉरवर्ड भी कौन करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा। किसको करेगा, मैजिस्ट्रेट को करेगा। यहां तक बात समझ में आती है। टू एंश्योर दैट द एग्रीव पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड, उस एग्रीव पर्सन को, उस महिला को लीगल एड मिली है या नहीं मिली अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विस मिली है नहीं मिली उस कंप्लेंट के संबंध में, इस बात को इंश्योर भी कौन करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा। यहां तक बात समझ में आती है। पॉइंट ई, टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग लीगल एड, काउंसलिंग, शेल्टर होम, मेडिकल फैसिलिटीज इन लोकल एरिया विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट।
जिस एरिया में वो लोग का जो डोमेस्टिक वायलेंस परफॉर्म हुआ था, उस जुरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट के एरिया में कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं, कौन कौन से लीगल एड प्रोवाइडर हैं, कौन कौन से काउंसलिंग प्रोवाइडर हैं, कौन कौन से शेल्टर होम प्रोवाइडर हैं, कौन कौन से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड हैं, उन सब की लिस्ट भी कौन तैयार करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर तैयार करेगा। यहां तक बात समझ में आती है? आगे पॉइंट एफ, to make available a safe shelter home if aggrieved person so required and forward a copy to his report of having lodged the aggrieved person shelter home to the police station and the magistrate। यदि किसी महिला को ये लगता है कि वो अपने उस घर में सुरक्षित नहीं है, तो उस महिला को सेफली शेल्टर होम में पहुंचाने का काम किसका है? प्रोटेक्शन ऑफिसर का। और जब उस महिला को शेल्टर होम में पहुंचा दिया जाएगा तो उसकी एक कॉपी कंसर्न पुलिस ऑफिसर को और एक कॉपी कंसर्न मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, जिस भी एरिया में वो शेल्टर होम सिचुएट है। यहां तक बात हमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट जी, टू गेट द एग्री पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड, जो भी एग्री पर्सन है उसका मेडिकली एग्जामिनेशन होना भी जरूरी है, और ये भी जिम्मेदारी किसकी है? प्रोटेक्शन ऑफिसर की। इफ शी हैज सस्टेन्ड बॉडीली इंजरी and forward a copy of the medical report to the police station and the magistrate। और अगर उस मेडिकल एग्जामिनेशन में ये पाया जाता है कि वो जो एग्री पर्सन है, ये जो महिला है, उसके ऊपर क्या है? बॉडीली इंजरी करी गई है, तो उस केस में उस मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी कंसर्न पुलिस स्टेशन में और कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी। कहां पर? कौन से मजिस्ट्रेट, कौन से पुलिस स्टेशन के पास? जहां पर वो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट परफॉर्म हुआ था। ये बात समझ में आती है? सेक्शन पॉइंट एच क्या कहता है? टू एंश्योर दैट द ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 is complied with, executed in accordance with the procedure prescribed under CRPC। किसी महिला ने अगर कोई मॉनेटरी रिलीफ का क्लेम कर रखा है और वो सीआरपीसी के अंतर्गत कर रखा है, इस बात की इंश्योरिटी भी किसको लेनी पड़ेगी? प्रोटेक्शन ऑफिसर को लेनी पड़ेगी। ठीक है। पॉइंट आई, कोई अगर इनके अलावा अन्य ड्यूटीज भी हैं तो वो भी समय समय पर परफॉर्म करनी पड़ेगी किसको? प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये बात हमें मालूम पड़ी सेक्शन नंबर 9 के सब क्लॉज सबसेक्शन 1 के अंदर। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2। द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा? मजिस्ट्रेट साहब का। एंड शैल परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज ऑन हिम बाय द मजिस्ट्रेट। जो भी मजिस्ट्रेट या उस राज्य की राज्य सरकार ने उनके ऊपर ड्यूटीज दे रखी होंगी, उनको अपनी ड्यूटीज का निर्वहन वैसे ही करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, अभी हमने 9 में 8 में क्या पढ़ा था? प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब हम पढ़ेंगे इसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन होंगे, देख लेते हैं। सबसेक्शन 1, subject to such rules as may made in this behalf any voluntarily association registered under Societies Registration Act, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन by any lawful means including providing legal aid, medical, financial or other assistance, shall register itself with the state government as a service provider for the purpose of this act। क्या बोला? कोई भी वॉलेंट्री एसोसिएशन जो कि सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो,
या कोई भी ऐसी संस्थान जो किसी अन्य लॉ के अंदर रजिस्टर्ड, ठीक, जिनका कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के इंटरेस्ट के लिए काम करने का है। अब वो अधिकार इंटरेस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, महिलाओं को लीगल एड प्रोवाइड करवाना, महिलाओं को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, महिलाओं को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, या और भी अन्य सर्विसेज जो महिलाओं के लिए उपयोगी है। तो उस केस में जो भी संस्थान है, जो भी कंपनी है जो इस काम करने की इच्छुक हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, किसके आगे, स्टेट गवर्नमेंट के आगे, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तभी वो सर्विस प्रोवाइडर का काम कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है। अब जो भी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर रजिस्टर्ड है तो उसके क्या क्या पावर हैं, देख लेते हैं। पॉइंट ए, रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म if the aggrieved person so desire and forward a copy thereof to magistrate and protection officer having jurisdiction in the area जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। मतलब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने का काम किसका है, सर्विस प्रोवाइडर का। और उस रिपोर्ट को प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में यदि एग्री पर्सन चाहेगी तो उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, किसको, मैजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन ऑफिसर को। कौन से एरिया के, जहां पर वो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट किया गया था, उस एरिया। ये बात हमें समझ में आती है। ये बात हमें समझ में आती है। अब पॉइंट बी, गेट द एग्री पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ मेडिकल रिपोर्ट टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ विच डोमेस्टिक वायलेंस टेक प्लेस। उस महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है और उस मेडिकल एग्जामिनेशन की कॉपी वहाँ के कंसर्न, कौन से एरिया के जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उस एरिया के प्रोटेक्शन ऑफिसर को और उस एरिया के पुलिस स्टेशन को भेजनी है। ये बात भी समझ में आती है हमें। आगे देख लेते हैं। ये इंश्योर करना कि वो जो एग्री पर्सन है उसको शेल्टर होम दिया गया है, अगर उसको उसकी रिक्वायर्ड थी तो। अगर उस महिला को, उस एग्री पर्सन को किसी शेल्टर होम की रिक्वायरमेंट थी और उसको शेल्टर होम मिला है, इस बात की श्योरिटी भी कौन करेगा, सर्विस प्रोवाइडर करेगा। और अगर मिल गया है तो उसकी एक फॉरवर्ड, एक कॉपी, उसकी रिपोर्ट की कॉपी किसको दी जाएगी, पुलिस स्टेशन को, जिस भी एरिया में वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है। ये बात समझ में आती है। सब सेक्शन 3, नो सूट, नो प्रोसिक्यूशन, नो अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against any service provider or any member of the service provider who is deemed to be acting or purporting under this act for anything which is good faith done or intend to be done to exercise of power or discharge of function under this act toward the prevention of commission of domestic violence। मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, अगर उसने कोई गुड फेथ में कोई काम कर दिया और वो गलत हो गया, तो उस केस में किसी भी सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के मेंबर के ऊपर कोई सूट नहीं लगेगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। मतलब यहाँ पे उनको दोष मुक्त कर दिया अगर उन्होंने कोई अगर उन्होंने कोई काम गुड फेथ में किया है तो। अब आज के सेशन का हमारा आखिरी सेक्शन, जो कि बात करेगा किसकी, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट की। ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट क्या होंगी, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर टू इंश्योर। किस किस की ड्यूटी बन गई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनको मेजर्स उठाने पड़ेंगे। किसके, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू द पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया, रेगुलर इंटरव्यूज। मतलब
जो भी केंद्र सरकार है, जो भी राज्य सरकार है, उनको समय समय पर मेजर उठाने पड़ेंगे। क्या इंश्योर करने के लिए कि भैया जो भी इस एक्ट के प्रोविजन है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, और उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके का सहारा लिया जा सकता है, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, किसी भी तरीके से समय समय पर। B. The central government and the state government officers, including police officers, member of judicial services, are given periodic sensitization, awareness, training on issue of address by it. मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऑफिसर, जिसके अंदर पुलिस और जुडिशियल मेंबर्स भी शामिल हैं, उनको समय समय पर डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों से संबंधित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, दी जाएगी, ताकि वो इन मामलों को डील कर सके। ये भी एक ड्यूटी है गवर्नमेंट की। पॉइंट सी, effective coordination between service provided by concerned ministries and department dealing with law, home affairs including law and order, health and human resources to address issue of domestic violence is established and periodic review of the same is conducted। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित जितने भी विभाग हैं, चाहे वो जितने भी मिनिस्ट्रीज हों, जितने भी लॉ डिपार्टमेंट्स हों, होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट्स हों, लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट्स हों, हेल्थ के डिपार्टमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट हो, उन सभी में बेटर कोऑर्डिनेशन होना सुनिश्चित करना, ये किसकी ड्यूटी है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ड्यूटी है। डी. प्रोटोकॉल फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज कंसर्न्ड विद डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू वुमेन अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग कोड आर प्रिपेयर्ड एंड पुट इन प्लेस। ऐसे मामलों से संबंधित ट्रायल करने के लिए अलग से कोर्ट की स्थापना करवाई जाए, उसके प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाए, ये ड्यूटी भी किसकी है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो इसी के साथ हमने आज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 3 कवर अप किया है, जिसके अंदर हमने सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 11 को कवर अप किया है। अब अगले पार्ट में हम इसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसके अंदर हम सेक्शन नंबर 12 से लेकर 18 तक कवर अप करेंगे। और अब इसके बाद मात्र 2 चैप्टर्स के रह गए हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। वो भी हम 2 से 3 वीडियो के अंदर कवर अप कर देंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मंडे को चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।